जुडिशरी अगरचे इंडिपेंडेंट है या सेग्रीगेटेड है, सेपरेट है आईनी तौर पे, तो गवर्नमेंट अपॉइंट ही क्यों करती है? जुडिशरी भी जब सेपरेशन ऑफ पावर है तो वो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन नहीं कर सकती कि अपॉइंट वो करना शुरू कर दे। वो अपॉइंटमेंट उसी ने करनी है। वो अपॉइंट अगर जब होगा गवर्नमेंट करेगी तो इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस करेगी। ये जो कवानीन है, जो ATA का है या कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स का है, तो इसमें इशू क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी? सॉरी टू से, लेकिन फिर एग्जीक्यूटिव ने एक दफा फिर जुडिशरी के अंदर अपनी टांग फंसाने की कोशिश की कि अपने केस को कोई खुद नहीं सुन सकता। इन केसेस को भी तो चीफ जस्टिस ने खुद बैठ के सुना है और उस कंसल्टेशन को मीनिंगफुल कंसल्टेशन में बदल दिया है। मैंने सुना था कि एक बैच आया था जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपॉइंट कराया था हमारी लोअर जुडिशरी में, और शायद 20 साल तक हमारी लोअर जुडिशरी उन जजेस को भुगतती रही है। चंद महीने पहले आपने देखा होगा 3 वकीलों के नाम गए और कनकरेंस के लिए चीफ जस्टिस की ली नहीं गई, कैबिनेट में भेजे गए और हमारे कैबिनेट ने एक के बजाय तीनों को कर दिया, और तीनों के क्रेडेंशियल दुनिया को पता है क्या थे। अल जहाद ट्रस्ट केस था, इसमें तो चीफ जस्टिस खुद बैठे, तो ही इज इंटरप्रेटिंग फॉर हिमसेल्फ के मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए, यानी कि मुझसे पूछना लाजमी है। नॉमिनेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सीक्रेट टास्क है, चीफ जस्टिस से लेकर उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को दे दिया। कानून ये था कि अपॉइंटमेंट होनी है जजेस की विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस। अब यहाँ पे कंसल्टेशन का फेट तो वहाँ पे भी उस कानून में नहीं बताया गया था या आइन में नहीं बताया गया था कि व्हाट इज द फेट ऑफ दैट कंसल्टेशन। प्रोसिक्यूट भी उन्होंने करना, केस भी उन्होंने बनाना है, और अब जज भी वही होंगे। तो यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव को किसी को तंग करना हो और जज भी उनका लगा हुआ हो गया काम तमाम आदमी का। जिसके खिलाफ आपने ATA का केस बना दिया या सिंध नारकोटिक्स एक्ट में केस बना दिया और जज आपका अपॉइंटेड है, फिर क्या होगा? सर थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आप किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, सब जानते हैं कि आप हसीब जमाली साहब हैं एंड सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंटली, एंड वकला की अभी नुमाइंदगी भी करते हैं, जो कि कानून जानते हैं, कानून पे बात करते हैं, आइन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले तो कैसे मजाज हैं आपके? काफ़ी दिनों बाद टाइम हमें मिला आपका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अम्माद। काफ़ी दिनों से आपसे हमारा हो रहा था कि बैठना है, सेशन करना है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ एक दफ़ा फिर मदऊ किया है, मौका दिया है कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट करें, इंटेलेक्चुअल को डिस्कशन करें, लोगों तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुँचाएँ। आई एम फीलिंग वेल। अभी बस हाई कोर्ट से आए और जी सर, आज हमारे पास चूँकि टाइम का भी थोड़ा सा कंस्ट्रेन है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू अ पॉडकास्ट ऑन योर परफॉर्मेंस इन द इंटायर ईयर अबाउट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, एंड वी आर गोइंग टू कन्फ्रंट यू। 5.5 महीने बाकी जी अभी है, बट हम थोड़ा सा उससे पहले पूछेंगे ताकि डन। बट टुडे वी हैव वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ डिस्कशन। एक तो कश्मीर इशू है, तो उसके अलावा कुछ पिटिशंस आपने फाइल की हैं, हम उन पे बात करेंगे, जहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स उनकी बात हो रही है। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द कश्मीर इशू। व्हाट इज़ योर स्टांस और व्हाट डू यू से अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशंस विच आर प्रिवेलिंग इन आज़ाद कश्मीर स्पेसिफिकली? एक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उस पर सिंध हाई कोर्ट बार ने भी एक लेटर, एक रेजोल्यूशन इशू किया है। सो व्हाट इज़ योर स्टांस, व्हाट इज़ योर ओपिनियन, व्हाट इज़ हैपनिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कश्मीर जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर से मोहब्बत हमें बचपन से है और कश्मीर से हमारा अपना रिश्ता भी है। देखें, लोग खुश हैं तो सब ठीक होता है। जहाँ लोगों को आप नाखुश करेंगे तो और इनसबॉर्डिनेट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें मुनासिब और सही नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों की खिदमत करे, ना कि जहाँ खिदमत हो रही हो वहाँ खलल डाले या अपनी विश एंड विल को इम्पोज करे। जैसे कि कुछ अर्से पहले हमने देखा था एक्शन कमेटी कश्मीर की जो बनी, हमने देखा मुज़ाकरात हुए, उस वक्त भी बहुत ही टेंस सिचुएशन थी। मुज़ाकरात हुए, मामला तय पाए, एक चार्टर बना जिस पे हुकूमत ने कहा अमल दरामद होगा। अब जब लोग अमल दरामद की डिमांड करते हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत से या हुकूमत पाकिस्तान से डिमांड करते हैं तो फिर वो नहीं की जाती। तो देखें, प्रोटेस्ट करना भी लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, ठीक है, अपने हुकूक की बात करना, क्योंकि ये जो दस्तूर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, ये कोई रद्दी का टुकड़ा नहीं होता। और इसका ये एक वादा होता है
एक स्टेट का अपनी आवाम के साथ। तो मैं समझता हूँ कि हुकूक की बात करना, हुकूक के लिए आवाज़ उठाना, ये बुनियादी ह्यूमन राइट्स की बात है, ये फंडामेंटल राइट्स की बात है, जिसे हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की बात करूँगा, वो भी प्रोटेक्ट करता है। और देखें, पाकिस्तान का कश्मीर से जो ताल्लुक़ है वो हमें पता है कि हम यकजान हैं। तो लोगों की डिमांड जो जायज़ हैं उन्हें फिलफोर मीट करना चाहिए, और किसी को भी आजकल वो दौर नहीं है कि लोग आप उनके हुकूक को सल्ब करें और लोग खामोश बैठ जाएं। अब लोग एजुकेटेड भी हैं, लोग जहांदीद भी हैं, लोग पढ़े लिखे भी हैं। सोशल मीडिया की वजह से और ये जो मटेरियल होता है पढ़ने का, लिखने का, डिस्कशंस का, उसकी वजह से अवेयरनेस भी अब बहुत है। तो देखें, लोगों की जो जायज़ डिमांड है हुकूमत को फौरी तौर पे माननी चाहिए। और ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती वाला माहौल है, या ये जो आज मैंने देखा ARY TV पे एक चल रही थी पोस्ट कि जनाब इतने इतने लोगों को शेड्यूल 4 में डाल दिया है। मैंने सरसरी तौर पे उसमें देखा था टीवी पे चलते हुए क्लिप, तो उसमें कुछ एडवोकेट्स के भी नाम थे कि ADV आगे लिखा हुआ था नामों के। तो मुझे तो शौक लगा कि आप अपनी पढ़ी लिखी आवाम के साथ क्या करने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये भी एलिगेशंस हैं, इट इज़ अलेज्ड दैट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स इज़ हैपनिंग इन आज़ाद कश्मीर। सो व्हाट डू यू से इन दिस काइंड ऑफ एलिगेशंस? एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे KPK में हो, चाहे कश्मीर में हो, बिल्कुल गलत है, अनएक्सेप्टेबल है, किसी भी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है कि जहाँ पे आप लोगों को सप्रेस करने के लिए फ़िज़िकल वायलेंस करें। देखें, कोई इस चीज़ को एडवोकेट नहीं कर सकता अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आपके दलाइल अच्छे हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपसे दूर नहीं हैं। हाँ, आप ऐसी चीज़ें करेंगे लोगों को अपने से दूर करेंगे। Exactly. ये मेरा ख्याल है। सर, कमिंग टू योर पिटिशंस, आपने 2 पिटिशंस फाइल की हैं, एज आई थिंक यू हैव दिस मैनिफेस्टो एज वेल कि आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे काम करना है, एंड उसी के लिए आप कुछ करते भी रहे हैं, एंड आई थिंक दीज पिटिशंस आर आल्सो वन ऑफ द लिंक्स ऑफ दैट मैनिफेस्टो ऑफ योर्स। तो क्या पिटिशंस हैं? एक दैट इज़ रिलेटेड टू द जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन नारकोटिक कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स जो कि CNS की होती हैं, और अदर इज़ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स। तो क्या आपकी डिमांड है पिटिशन में, या व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी? देखें, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक वादा होता है जो कि स्टेट अपने लोगों से करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, प्रीएम्बल का अननंबर्ड पैराग्राफ नंबर 11 है या 12 है, कि जुडिशरी शैल बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किससे? इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। वो क्या है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इसी तरह आर्टिकल 2A, जिसको कि 1985 में अमेंडमेंट करके उसको आर्टिकल 2A को जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया, उसमें भी यही लिखा हुआ है प्रीएम्बल की तरह, जुडिशरी शैल बी इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट किससे? सवाल ये पैदा होता है, भाई आज़ाद मुल्क में तो किससे इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर ऑर्गन्स, ताकि चेक एंड बैलेंस रख सके। आर्टिकल 175(3) के अंदर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि जुडिशरी से रिलेटेड चैप्टर है, कि इस वक्त लिखा हुआ है कि 14 साल के अंदर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दिया जाएगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमर्स ने बनाया था 73 में 3 साल था, फिर उसके अमेंडमेंट करके 5 साल किया गया, फिर ज़ियाउल हक के टाइम पे उसको 14 साल कर दिया गया लिख के। तो स्पिरिट इज उसको सेपरेट करना है। वो 14 साल गुजर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव करे या ना करे, लेजिस्लेचर करे या ना करे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुप्रीम कानून है उसने कह दिया हो गया अलहदा। फिर आर्टिकल 203 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है वो सूबे की हाई कोर्ट की कंट्रोल और सुपरविजन में होगी, यानी कि एक्सक्लूसिव पावर उसको मॉनिटर करने की, उसको सुपरवाइज करने की, सुपरिंटेंड करने की, हर तरीके से एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट को दे दी है। इसी रोशनी में
जितने आपके स्पेशल लॉज बने हुए हैं, सर्विस लॉज ले लें, लेबर के लॉज ले लें, एनवायरमेंटल एक्ट ले लें, आप एंटी टेररिज्म एक्ट ले लें, आप एंटी नार्को ATA एक्ट जो 1997 का है वो ले लें, आप नैब लॉज ले लें, आप ये जो IP ट्राइब्यूनल बना हुआ है, जितनी स्पेशल अदालतें बनी हुई हैं उस सब में अपॉइंटमेंट का तरीका, चाहे वो सब सबॉर्डिनेट, क्योंकि सब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में आता है हाई कोर्ट की, जो प्रोविंस के अंडर होती हैं, या जो फेडरल है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, तो सबकी अपॉइंटमेंट का राइट दिया हुआ है उस सूबे के चीफ जस्टिस को। अब कैसे दिया हुआ राइट? कानून में हर जगह लिखा हुआ है, इन सारे कानून में कॉमन है, बिकॉज प्रिंसिपल इज कॉमन। क्या है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। अब मेहरम अली केस हो, शरफ फरीदी केस हो जो कि हाई कोर्ट में हुआ, 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट में गया, रशीद रिजवी साहब का केस हो जो कि वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जिस वक्त नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंडमेंट ले आई थी सबॉर्डिनेट जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स में गवर्नमेंट। इसी तरीके से आपका अल जिहाद ट्रस्ट केस हो, इन सब मुकदमात की स्पिरिट यही थी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आर्टिकल 203 की तशरीह करना कि किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटिव किसी भी रोल में इंटरफेयर ना करे इन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रनिंग ऑफ जुडिशरी में। और अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज सबसे सीक्रेट टास्क होता है। एक दफ़ा एक आदमी अपॉइंट हो गया, आपको पता है जब नौकरी में आ गया तो फिर बड़ा मुश्किल होता है निकालना, हटाना, कुछ भी करना, और सही भी है बात। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अब क्या ये टास्क गवर्नमेंट के पास होना चाहिए या क्या ये टास्क जुडिशरी के पास होना चाहिए? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि दुनिया सिर्फ हकीकतों की नहीं होती, दुनिया परसेप्शन की भी होती है। इसीलिए कहा जाता है जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीम टू बी डन। परसेप्शन भी हो कि इंडिपेंडेंट हो। अगर हुकूमत कोई जज लगाएगी, वो जज कितना भी ईमानदार हो, वो जज सही फैसला करेगा और कल को किसी को कहेगा नहीं यार ये तो हुकूमत का लगाया हुआ जज था यार। अब आर्ग्यूमेंट लोग यही करते हैं अदर साइड से, सर देखिए नोटिफाई और अपॉइंट तो गवर्नमेंट ही करती है, गवर्नमेंट करती है, लेकिन मीनिंगफुल कंसल्टेशन चीफ जस्टिस की होती है। गवर्नमेंट रिक्वेजिशन बनाती है, जनाब ये अदालतें खाली हैं, चीफ जस्टिस रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कौन काबिल है, कौन लायक है, किसका कितना एक्सपीरियंस है, किसकी किस फील्ड में एक्सपर्टीज है। वो नॉमिनेट करते हैं, वो परखते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करके गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है। बट सर यहाँ पे एक चीज़, जैसे कि आप बार बार जिस कह भी रहे हैं कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जजेस को, तो और आइन का भी ये मतन हिस्सा भी है और उसकी जिस भी है उसकी इंटरप्रिटेशन भी है। तो जुडिशरी अगरचे इंडिपेंडेंट है या सेग्रीगेटेड है, सेपरेट है आइनी तौर पे, तो गवर्नमेंट अपॉइंट ही क्यों करती है? अगर यहाँ पे अपॉइंट गवर्नमेंट ने करना है और कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, उस पे भी तो हमने अल जहाद ट्रस्ट और दूसरे ट्रस्ट के जो दूसरे केसेस हैं उनमें हमने इंटरप्रेट किया हुआ है कि कंसल्टेशन शुड बी मीनिंगफुल कंसल्टेशन, बड़ा आसान बिकॉज द रिक्वायरमेंट इज ओनली कंसल्टेशन। बड़ा आसान जवाब है इसका, जिसका काम है वो काम करेगा। चीफ जस्टिस की पावर सिर्फ जुडिशल नहीं है, जज की पावर जुडिशल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, लेकिन नौकरी देना, अपॉइंटमेंट करना वो एग्जीक्यूटिव का काम है। तो जुडिशरी भी जब सेपरेशन ऑफ पावर है तो वो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन नहीं कर सकती कि अपॉइंट वो करना शुरू कर दे, वो अपॉइंटमेंट उसी ने करनी है। आप देखें हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, 26वीं तरमीम से पहले भी तो अपॉइंटमेंट वही करते थे, लेकिन नाम नॉमिनेट करना, उनको कंसिडर करना, वो सब जुडिशरी करती थी। तो इधर बात ही आ जाती है, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, आपके सवाल का जवाब देके, तो मीनिंगफुल कंसल्टेशन चीफ जस्टिस, यानी कि अल जिहाद ट्रस्ट केस में, शरफ फरीदी साहब के केस में, रशीद रिजवी साहब के केस की स्पिरिट ये है कि सारा प्रोसेस जो है वो करना है जुडिशरी ने। मेहरम अली का केस है, जस्टिस अजमल मियाँ ने उसकी जजमेंट लिखी, उसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था, ATA कोड बना दी थी जी, हालात ख़राब हैं तो अदालतें बनाएंगी, जजेस वो अपॉइंट करेंगे।
कोर्टें वो बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव के अंडर कर दिया मजिस्ट्रेट्स को। तो उन्होंने कहा ये कवानीन में चीज़ें सही हैं, ये गलत हैं। असफंदियार वली केस था, नैब का लॉ आया, आमिर के दौर में था, लेकिन उसमें भी अदालतों ने कहा सर ये चीज़ें गलत है। और इवन यहाँ तक लिखा अदालत ने कि चेयरमैन नैब अपॉइंट अगर जब होगा गवर्नमेंट करेगी तो इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस करेगी। तो तमाम जितने कवानीन हैं उसमें ये जुडिशल अपॉइंटमेंट्स की पावर्स गवर्नमेंट अपॉइंट वही करती है क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम है, लेकिन इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस। अब आपकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है जिसके अभी टेस्ट भी हो रहे हैं, एग्जाम्स भी हो रहे हैं, मजिस्ट्रेट्स की और सिविल जजेस की अपॉइंटमेंट्स, उसमें भी हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का रोल दे दिया कि वो 5 जजेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के, उन्होंने बैठ के नॉमिनेट करना है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। रशीद रिजवी साहब वाले केस में क्या हुआ था, इन्होंने अमेंड करके कमीशन को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ में दे दिया था। तो उस पर जस्टिस जमाली साहब हेड कर रहे थे बेंच को, 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है सिंध हाई कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड की, वो भी 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है। उसमें उन्होंने कहा यही, अपॉइंटमेंट इज द मोस्ट सेक्रेड टास्क जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में एक चीफ जस्टिस के को करनी होती है। अब आप रोल कंसल्टेशन का ख़त्म करके इन कवानीन में लफ्ज़ यूज़ कर दिए कंकरेंस। मैं यही जानना चाहूँगा आपके अपने व्यूअर्स के लिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो लोग अब देख मैं रहे हैं कानून को समझाता दे आर अवेयर कि व्हाट इज़ द इशू, आपके व्यूअर्स अवेयर व्हाट होते हैं। इज़ द प्रॉब्लम। आई वुड लाइक टू नो कि जो कवानीन हैं, जो ATA का है या कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स का है, तो इसमें इशू क्या है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी? नाउ द सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी इज दैट कि पिछले साल 2 अमेंडमेंट्स की गई, और अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया, पहले का कानून ये था जैसे तमाम कवानीन स्पेशल लॉज में था, उस इन कवानीन में भी ये था कि गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, और इसे उनकी क्वालिफिकेशंस दे दी और अपॉइंटमेंट की पावर दे दी। दोनों लॉज में, सब लॉज में, इन 2 लॉज में उसी तरह, दूसरे लॉज की तरह इनमें भी वही था। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, सॉरी टू से, लेकिन फिर एग्जीक्यूटिव ने एक दफ़ा फिर जुडिशरी के अंदर अपनी टांग फंसाने की कोशिश की है। वो क्या है कि नॉमिनेशन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सीक्रेट टास्क है, वो चीफ जस्टिस से लेकर उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को दे दिया। अब आप सोचिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक पार्टी स्टेट होती है, ठीक है, ऐसा ही है हमारा जी। प्रोसिक्यूट भी उन्होंने करना है, केस भी उन्होंने बनाना है, और अब जज भी वही होंगे। तो यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव को किसी को तंग करना हो और जज भी उनका लगा हुआ हो गया काम तमाम आदमी का, जिसके खिलाफ आपने ATA का केस बना दिया या सिंध नारकोटिक्स एक्ट में केस बना दिया और जज आपका अपॉइंटेड है, फिर क्या होगा? सब आप है। ये जब हम एक मूवी नहीं देखते थे 90s में थी, जज ड्रेड, के वो फैसला भी वही करता था और एग्जीक्यूट भी वही कर देता था। तो ये तो फैब्रिक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, उसको तो ये बिल्कुल फ्लैश को स्किन से अलग कर रहे हैं। और ये अगर 1-2 कवानीन में करेंगे, ये टेस्ट कर रहे हैं जुडिशरी में इंटरफेरेंस कि 26वीं 27वीं में तो हमने चलो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में कर ली, अब यहाँ पे भी टांग अड़ाने की कोशिश करें, तो फिर ऐसा जज जिसकी परसेप्शन ही होगी कि हुकूमत ने लगाया हुआ है, क्या वो इंसाफ दे सकेगा? और इंसाफ अगर फ़र्ज़ करें देगा भी, लोगों का परसेप्शन और एतमाद होगा उस अदालत में। ज़ुबैरी साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब ने मुझे एक किस्सा सुनाया था। अमेरिका की एक स्टेट थी, उधर एक प्रोसिक्यूटर था गवर्नमेंट का, और ऐसा प्रोसिक्यूटर था वो कभी केस हारता ही नहीं था। जिस उसकी अदालत, उसकी जो उसके सामने केस आ गया, जिसको उसने ट्राई किया, उसको सदा दिलवा के छोड़ता था, यानी कि अपने काम में महारत रखता था। एक दिन उस स्टेट ने उसको नौकरी से हटा दिया। उसने कहा मैं तो सारे केसेस जीत के दे रहा हूँ, मैं तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, आपके तमाम प्रोसिक्यूटर से रिकॉर्ड मेरा अच्छा है, आपने मुझे को निकाल दिया। तो उसको स्टेट ने कहा कि बाबा ये अदालतें इंसाफ देने के लिए बनी है, अगर हुकूमत ने सारे केसेस जीतने हैं तो लोगों में तो एतमाद ही ख़त्म हो जाएगा।
लोगों में तो ये होगा भाई ये तो इनकी अपनी अदालतें, सबको सजा हो रही हैं। तो परसेप्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्यों कहते हैं जस्टिस शैल बी सीम टू बी डन, हो या ना हो बट लगे भी कि जस्टिस हो रहा है। और वो कैसे होगा? एक इंडिपेंडेंट अपॉइंटेड जुडिशरी के थ्रू हो सकता है। अब इन्होंने क्या किया है, कंसल्टेशन का हटा के कंकरेंस डाल दिया। और प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीकेशन क्या है? कानून में लिखा है कि 3 नाम फ्लोट करेगी लॉ मिनिस्ट्री, प्रोविंशियल, चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा कंकरेंस लेने के लिए। कंकरेंस यानी कि उनके रोल को, जो कि इतना बड़ा था, होल सोल था, कि उसकी क्राइटेरिया भी देखनी, उसकी ऑनेस्टी भी देखनी है, उसके क्रेडेंशियल्स भी देखने हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी देखनी है। जज ही जज कर सकता है ना कि वकील सामने अपीयर होता है या उसका सबऑर्डिनेट है, कैसी परफॉर्मेंस है उसकी, उसका एक्यूमेन कैसा है, उसकी लीगल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, क्रिमिनल लॉ का कितना एक्सपर्ट है, या वो पॉलिटिशियन देखेगा या एक ब्यूरोक्रेट देखेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? Exactly. तो वो रोल कम करके कंकरेंस तक कर दिया, रिड्यूस। What does that mean, concurrence का, कंकरेंस और मीन्स how it is कि different सिर्फ from... उसका ओपिनियन लेना है। कंसल्टेशन मीनिंगफुल, अल जिहाद ट्रस्ट जीरो कर दिया, मेहरम अली का केस जीरो कर दिया, रशीद रिजवी साहब का केस, सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर फुल बेंचेस का जजमेंट जीरो कर दिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में ट्रांसग्रेस करो। जब आपका 56 का कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना, तो उस वक्त रियलाइज़ किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन फिर 62 में एक आमिर का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने उन सब प्रिंसिपल्स को सर्व करके मैजिस्ट्रेट्स को एग्जीक्यूटिव के अंडर कर दिया। फिर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने फिर एक कोशिश की 3 साल में अलग करना है, फिर 5 साल हुआ, फिर 14 साल हुआ। तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि एक स्टेट रन होनी है, आर्टिकल 203 एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन देता है जुडिशरी को टू सुपरवाइज एंड टू कंट्रोल। यहां पे फिर एग्जीक्यूटिव का रोल कहां से आ गया? Exactly. और चीफ जस्टिस का ये नहीं लिखा कंकरेंस का फेट क्या होगा, खामोश है कानून। और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या हुई? 3 नाम फ्लोट करने थे, कंकरेंस जानी थी और गवर्नमेंट ने उसमें से एक अपॉइंट करना था। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम देख चुके हैं इसकी। चंद महीने पहले आपने देखा होगा 3 वकीलों के नाम गए, 3 वकीलों के नाम गए हमाद साहब, और कंकरेंस के लिए चीफ जस्टिस की ली नहीं गई, कैबिनेट में भेजे गए, और हमारे कैबिनेट ने एक के बजाय 3 को कर दिया। और 3 के क्रेडेंशियल दुनिया को पता है क्या थे। एक तो चलें प्रैक्टिसिंग वकील थे, हम इस हद तक तो बिल्कुल अग्री करते हैं, बाकी दोनों के क्रेडेंशियल्स दुनिया को पता है क्या थे। तो ऐसे अपॉइंटमेंट्स का अगर किए, जैसे सरकारी वकीलों को हम देखते हैं, अक्सर बात करते हैं कि यार अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू, अक्सर की वो परफॉर्मेंस, वो क्रेडेंशियल्स नहीं होते, वो सियासी वाबस्तगियों पे या दोस्तियों पे, नेपोटिज्म पे भर्ती हो रहे होते हैं, अपने लोगों को खुश करने के लिए भर्ती हो रहे होते हैं। हमें पता है और आपको पता है बात। तो जजेस भी ऐसे अपॉइंट होंगे, फिर हमाद खान साहब कहाँ प्रैक्टिस करोगे ये तो बताओ। ये तो ट्रायल कोर्ट है, लोगों का सिस्टम में यकीन कहाँ जाएगा? लोग कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली। अच्छा सर, यहाँ पे आपने कंसल्टेशन कंकरेंस की बात की, तो मैं थोड़ा सा इसमें जो आइन में जो कंसल्टेशन इनिशियली बात हुई थी कि अगर कोई भी जजेस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की ओवरऑल बात करूँगा, कानून ये था कि अपॉइंटमेंट होनी है जजेस की विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस। अब यहाँ पे कंसल्टेशन का फेट तो वहाँ पे भी उस कानून में नहीं बताया गया था या आइन में नहीं बताया गया था कि व्हाट इज़ द फेट ऑफ दैट कंसल्टेशन। एंड इस पर हमारे पास बड़े केसेस भी हैं, अल जहाद ट्रस्ट इज़ आई थिंक वन ऑफ देम। तो वहाँ पे एक चीज़, जैसे कि एक कानून है, एक प्रिंसिपल है कि अपने केस को कोई खुद नहीं सुन सकता। इन केसेस को भी तो चीफ जस्टिस ने खुद बैठ के सुना है और उस कंसल्टेशन को मीनिंगफुल कंसल्टेशन में बदल दिया है। अब देखें, दिस इज़ टू एजेस सॉर्ड कि अगरचे आपने कंसल्टेशन का फेट बता दिया तो इधर दिस साइड और दैट साइड आपने जाना है। अगर कंसल्टेशन मीनिंगफुल है तो इट मीन्स कि जो चीफ जस्टिस कहेंगे वही है, गवर्नमेंट कुछ भी कहती रहे। अगर वो मीनिंगफुल नहीं है, खाली कंसल्टेशन है, तो इसका मतलब है सिर्फ ओपिनियन लेना है और गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, चीफ जस्टिस नहीं करेंगे। तो हाउ डू यू ड्राइव, क्योंकि जो अल जहाद ट्रस्ट केस था इसमें तो चीफ जस्टिस खुद बैठे, तो ही इज़ इंटरप्रेटिंग फॉर हिमसेल्फ कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए, यानी कि मुझसे पूछना लाजमी है। तो आप इस जजमेंट को इस नज़रिए से कहाँ पे देखते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेरिट्स,
बट क्या अपना केस कोई खुद सुन के ये इंटरप्रेट कर सकता है कि मुझसे पूछना यानी कि मेरी मीनिंगफुल कंसल्टेशन ज़रूरी है, ये कहना जायज़ है, ये कहना सही है? और उसके अलावा जो कंसल्टेशन का फेट तो ओरिजिनली नहीं बताया गया था, तो कहाँ आप इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि इस तरफ होना चाहिए, उस तरफ होना चाहिए? बहुत अच्छी बात की आपने, इसका बहुत आसान जवाब है। कुछ सवाल मुश्किल होते हैं लेकिन जवाब बहुत आसान होता है। आर्टिकल 203 पहले मैंने कहा एक्सक्लूसिव पावर दी गई है कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स टू जुडिशरी ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द प्रोविंस। यहाँ पे एक और नुक्ता दोबारा रिपीट करूँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आर डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब आपका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, उसमें ये बात आ सकती है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने लिए नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आप ये कहें कि एक्स चीफ जस्टिस ने अपने भतीजे को जज लगा दिया, बात समझ में आती है, या आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो उसको जज लगा दिए, बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा तो कोई एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है। एंड वी हैव टू ट्रस्ट द सिस्टम। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सेविंग द सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर। अगर आपके ट्राईपॉड पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी स्टेट खड़ी है, एक लिम्ब को आप वीक कर दें, इसको ज़्यादा तगड़ा बना दें, तो क्या ये स्टेट खड़ी रहेगी? ये गिर जाएगी यूं करके। इसलिए कहा यह ज़रूर जाता है कि जुडिशरी इज़ द वीकेस्ट लिम्ब ऑफ द ट्राइकॉटमी, लेकिन उसको ताकतवर बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है, लेजिस्लेचर का काम है, उसको स्पेस देकर। लेकिन अगर आप ट्रांसग्रेस करेंगे उसकी अथॉरिटी में, तो आप फिर देख लें आपके मुल्क में प्रैक्टिकली फेट क्या हो रहा है। अब चीफ जस्टिस की आप जो बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस अपने लिए तो नहीं कर रहा होता, हाँ उसकी डिस्क्रेशन है। That has to be a discretion which is to be exercised in a fair manner. वो अगर तो ये हो कि वो अपॉइंट कर रहा है किसी पसंदीदगी की बुनियाद पे, तब तो वो गलत है, लेकिन किसी को तो अपॉइंट करना है और कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर उसको दे रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ। इट हैज़ टू गो इन दिस डायरेक्शन ओनली। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अलग होते हैं, जुडिशियल फंक्शंस अलग होते हैं, ये एक आदमी की टू डिफरेंट हैट्स हैं। तो जब ये जजमेंट दे रहे हैं अल जिहाद ट्रस्ट में, या जजमेंट दे रहे हैं रशीद रिजवी मरहूम के केस के अंदर, या महरम अली के केस के अंदर, या मरहूम शरफ फरीदी के केस के अंदर, तो इन सब एस्पेक्ट्स को बड़ी डिटेल में कंसिडर किया गया। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पहला एक तरीके से सब कॉन्टिनेंट का कॉन्स्टिट्यूशन था। उसमें भी उस वक्त के गवर्नर ने ओरिजिनल टेक्स्ट में कंसल्टेशन का वर्ड था अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन आपको पता है उस वक्त हार्ड स्टेट थी, उन्हें कॉलोनियल स्लेव्स को कंट्रोल करना था, तो उन्होंने उसे ख़त्म करके कंसल्टेशन का वर्ड कर दिया था। लेकिन उस वक्त की जुडिशरी में, AIR में रिपोर्टेड जजमेंट है, मैं आपसे शेयर भी करूंगा, उस वक्त की जुडिशरी ने भी कहा कि ना, ये कंसल्टेशन ये होती है, इसको कनकरेंस से आप नहीं रिप्लेस कर सकते। तो ये उस वक्त की जुडिशरी ने भी रियलाइज़ किया, सिर्फ पाकिस्तान की जुडिशरी नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। हाँ, 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में शायद नहीं था, वो एक आमिर ने दिया था, उसमें उसने कहा कि जुडिशरी को अपने टूल के तौर पे यूज़ करना है। तो एक जज और ब्यूरोक्रेट में तो फ़र्क होना चाहिए। आपने अभी अपॉइंटमेंट्स देख लिए, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या निहाल किया। मैंने सुना था कि एक बैच आया था जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपॉइंट कराया था हमारी लोअर जुडिशरी में, और शायद 20 साल तक हमारी लोअर जुडिशरी उन जजेस को भुगतती रही है। वो ऐसा एक बैच आ गया था अपॉइंटेड। उसके बाद 94 के महरम अली के केस में डायरेक्शंस थी, जस्टिस अजमल मियाँ उस वक्त हेड कर रहे थे बेंच को, उसकी डायरेक्शंस के मुताबिक रूल्स अमेंड किए गए सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के। अब एग्जीक्यूटिव फिर एक कोशिश कर रहा है कि जुडिशरी के अंदर ट्रांसग्रेस करे, क्योंकि स्टेट अपने आप को, एग्जीक्यूटिव अपने आप को तगड़ा करना चाह रहा है हर तरीके से। वो चाह रहे हैं कहीं रिजेंटमेंट हो ही नहीं। आपने बार्स में भी देख लिया, जो बार्स थोड़ी तगड़ी होती वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन पहले ड्यू था, वो आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। जिस बार का ड्यू नहीं था उसका 2 महीने पहले करा दिया उन्होंने। लाड़काना बार में इलेक्शन नहीं हो रहा, KBA में इलेक्शन नहीं हो रहा। इट इज़ ऑल इन अ ग्रैंड स्कीम्स
वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन कि वीक कर दो इस इंस्टीट्यूट को। तो मैं समझता हूँ ये केस इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दिस मे डिफाइन द कोर्स ऑफ आर सबॉर्डिनेट जुडिशरी। 2 कवानीन में ये अपनी चीज़ों में कामयाब हो गए, ये बाकी कवानीन में ये तरमीम नहीं करेंगे। और आप सोचें आर्टिकल 25 के पैराडाइम पे रख के कि 25 कवानीन के मुताबिक तो अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस करेगा, हाँ 2 में ये करेंगे, और 2 भी कौन से, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं, डायरेक्टली स्टेट इन्वॉल्व होती है। आपको पता है आजकल जो सियासी नापसंदीदा होता है, अभी हम थोड़ी देर पहले भी ATA की बात कर रहे थे, ATA का डाल दो सेक्शन, फिर आप अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे वो स्पेशल जजेस बनते क्यों हैं। तो इस तरह अगर स्टेट नहीं चलती, स्टेट एक डायलॉग होता है, एक डिस्कशन होता है, स्टेट में बर्दाश्त होती है, स्टेट के ख़िलाफ़ भी चीज़ें जाती हैं, तो स्टेट में तो बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव गलत फैसला भी ले सकता है, जुडिशरी बैठी है चेक एंड बैलेंस के लिए, लेकिन अगर जुडिशरी को आप वीक कर देंगे तो आप स्टेट को मजबूत नहीं कर रहे, आप एग्जीक्यूटिव को मजबूत कर रहे हैं। और मजबूत एग्जीक्यूटिव एक मजबूत स्टेट की ज़ामिन नहीं होती। वो जैसे भी कश्मीर में हम बात कर रहे थे ना, उसको कमज़ोर कर देगी, लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। तो उस एतमाद की जंग है ये, जो सिंध हाई कोर्ट बार और हमारे चंद दोस्त जिन्होंने पिटिशन फाइल किए, जो लड़ रहे हैं। कहने को 2 कवानीन है, लेकिन एक दफ़ा ये अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली, अपॉइंट करना, जो कि सबसे सेक्रेट ट्रस्ट है अकॉर्डिंग टू रशीद रिजवी जजमेंट। उसमें लिखा हुआ है सबसे सेक्रेट ट्रस्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ अ जुडिशल ऑफिसर। उसने हज़ारों लोगों के फेट डिसाइड करने हैं, उसने उनके हुकूक की हिफाजत करनी है। अगर वो किसी इंटरेस्ट के तहत आया, जैसे हमारे सूबे में दूसरी हम देख रहे हैं नौकरियां कैसे हो रही हैं और चीज़ें हो रही हैं, रोज़ केसेस फाइल हो रहे हैं अदालतों में। आप देख रहे हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के डिसीजंस को जो है कोर्ट कलादम भी कर रही है, रिस्ट्रेन भी कर रही है, अपॉइंटमेंट कंफर्म करने से भी रोक रही है। तो जुडिशरी का भी यही फेट हो जाएगा। तो मेरिट का तो कत्लेआम हो ही रहा है, बाकी सूबों में फिर कुछ है, तो हमारे सूबा सिंध में क्या लोगों का एतमाद बचेगा। तो ये बड़ी बेसिक जंग है, ग्रास रूट की जंग है, जो कि हाई कोर्ट बार हमारा जो एक लोगों से वादा है, हम जंग लड़ेंगे इसके ऊपर, चाहे वो अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में हो या ये एक तरीके से लोअर जुडिशरी में भी सेम प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है, पूरा सिस्टम अपना बनाने की कोशिश की। सर देखें, स्टेट को मजबूत ना होने दें अपनी। मैं पॉलिटिकल फोर्सेस को कहता हूँ, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि लोग आपकी तरफ जाएं। सर, हाउ डू यू डिफाइन स्टेट? हु इज स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली? स्टेट इज एन ऑर्गन विच इज अ प्रॉमिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स सिटीजन्स कि हम ये हैं स्टेट। तुम्हें गवर्न कैसे किया जाएगा? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, चोजन बाय द पीपल, फॉर द पीपल। Chosen representative will make laws, executive will adhere to the law, and the judiciary will be there to create a check and balance कि whether these 2 organs are transgressing their powers or not। और ये judgments जो हमने जिसका भी जिक्र किया है, इन सब में कोर्ट ने यही देखा है कि whether these laws, क्योंकि yes legislature की पावर है लॉ बनाने की, लेकिन on the touchstone of constitution, these fundamental rights, article 203, and you are aware article 8 of the constitution, article 4 जो कहता है कोई कानून अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में होगा तो वो स्ट्राइक डाउन होगा। बल्कि ये भी जजमेंट है जो 203 की वायलेशन में होगा, 175(3) की वायलेशन में कोई लॉ बनेगा जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होगा। एक ढांचा होता है ना, एक हड्डियाँ होती हैं जिसके ऊपर फ्लैश एंड बोन होता है, जिसके ऊपर आपकी स्किन होती है। तो ये वो जंग है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि आपकी हाई कोर्ट बार नॉट एट द हाईएस्ट लेवल एज वेल बट एट द मैक्रो लेवल एज वेल इज फाइटिंग दिस वॉर फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एग्जैक्टली सर, मैं आपके ग्राउंड्स की तरफ आऊँगा आपके पिटिशन से, बट आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रीफ सा एक कॉमेंट। जैसे कि हमने केसेस डिस्कस किए पाकिस्तान के अल जहाद ट्रस्ट और अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड, जहाँ पे चीफ जस्टिस की जो पोस्ट है दैट वाज इन इटसेल्फ एन इंटरेस्टेड पार्टी एज वेल। ऐसे ही हमने इंडिया की भी कुछ जजमेंट्स की बात की, बट वहाँ पे हमें एक डिफरेंस नज़र आया कि जो वहाँ के आई थिंक इट वाज केसनंदा भारती केस और सम आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मैं उसको लगा दूंगा स्क्रीन पे।
वो उस केस में चीफ जस्टिस साहब ने खुद को रिक्यूज़ किया है उन केसेस में, जब उनके अब रोल ऑफ अपॉइंटमेंट में उनकी बात थी तो उन्होंने रिक्यूज़ किया, बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ. सो व्हाट डू यू से ऑन दिस कि क्या चीफ जस्टिस अगर अपने आप को उस केस में उस बेंच से रिक्यूज़ कर लेते, वुडंट दैट बी बेटर कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड पार्टी? अब क्योंकि अगेन जैसे पहले मैंने भी बात की कि अपना केस खुद ही सुना गया एंड उस बेंच को भी हेड उन्होंने खुद किया अपने, जिसमें वो खुद इंटरेस्टेड पार्टी हैं. सो व्हाट डू यू से ऑन दैट? देखें, आपकी बात अगेन मैं कहूँगा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और जुडिशल फंक्शन में फ़र्क होता है. ये प्रिंसिपल सेट कर रहे हैं, ये कोई पर्सनल नहीं कर रहे कि जनाब मैंने 6 जजेस लगाने. ये फॉर ऑल टाइम्स टू कम है. दिस इज़ प्रोटेक्टिंग. देखें, किसी ने तो अपॉइंट करना है ना. अब चीफ जस्टिस सुने, कोई हर जजमेंट में चीफ जस्टिस नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के जज जो आपका रशीद रिजवी साहब वाला जजमेंट है, जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो उधर के चीफ जस्टिस ने नहीं सुना, लेकिन उधर की कोर्ट ने भी उसको इंडोर्स किया. इसी तरीके से शरफ फरीदी साहब वाला जजमेंट अगर वो चीफ जस्टिस ने सुना तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसको नहीं सुना, लेकिन उसको इंडोर्स किया उन्होंने. इंडिया में सिचुएशन एक डिफरेंट है. उन्होंने एक कदम आगे चले गए. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया है कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स जुडिशरी के थ्रू होनी है. हमारे यहाँ तो लॉज में लिखा हुआ है ना, और हमारे यहाँ कंट्रोल और सुपरविजन की पावर दे दी आर्टिकल 203 में. उधर उन्होंने मेरे ख्याल से स्क्रीन पे लिख देंगे आर्टिकल 235 या 236 से कुछ ऐसे आर्टिकल है उनके कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें उन्होंने कह दिया कि लोअर जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स ही जुडिशरी के थ्रू होनी है. एग्जैक्टली. तो उन्होंने तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोटेक्ट कर लिया. और हमारे यहाँ कैसे इंटरप्रेट किया अदालतों ने उसको. और देखें, फर्द वाहिद चीफ जस्टिस का फैसला नहीं है, 5 मेंबर बेंच का जजमेंट है. चीफ जस्टिस कहते हैं आम पार्लेंस में इज फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स. चीफ जस्टिस का बहुत सी दफ़ा मैंने देखा है चीफ जस्टिस डिसेंटिंग नोट लिख रहा है और बाकी जजेस मेजॉरिटी व्यू फॉर्म कर रहे हैं. ऐसे कई जजमेंट्स हैं. तो ये चीफ जस्टिस अगर 5 मेंबर बेंच है, ही इज़ ओनली वन ऑफ देम. कई ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें चीफ जस्टिस खुद जजमेंट नहीं लिखता, दूसरे लिखते हैं. वो डिसेंटिंग नोट लिख रहा होता है, वो डिसएग्री कर रहा होता है, और वो माइनॉरिटी में भी होता है. तो अगर 5 जजेस फैसला कर रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को परखते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कंट्रोल सुपरविजन इज़ अ सेक्रेड टास्क विद द जुडिशरी ओनली. और ये जब टास्क चीफ जस्टिस को दिया, लेकिन देखिए ना, लोअर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस नहीं है. 1994 के रूल्स आपके कहते हैं, जो सिंध के हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड, वो कहते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ द हाई कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ द हाई कोर्ट विल बी इन प्लेस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन. जो होता है उनका रोल वो दे दिया है. तो वो नॉमिनेट करके अपॉइंट करके भेजते हैं, जैसे गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट्स के लिए होता है. देखिए, वो गवर्नमेंट खुद तो नहीं अपॉइंट कर रही थी, कैबिनेट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नॉमिनेट करता है, और नॉमिनेट करके रिकमेंडेशन भेजता है, वो अपॉइंट कर देते हैं. तो ये है इसका जवाब. अच्छा सर, मैं आऊँगा ग्राउंड्स की तरफ से. जैसे कि कोई भी अदालत पूछती है जब भी आप कोई पिटिशन लेके जाते हैं, व्हाट आर योर ग्राउंड्स ऑफ फाइलिंग दिस पिटिशन? आप काफ़ी सारे हाईलाइट करके भी लेके आए हैं बुक्स में, काफ़ी सारे आर्टिकल्स. तो कौन कौन से ग्राउंड्स आपने एजिटेट किए हैं इन दीज पिटिशन? देखें, बहुत सारे ग्राउंड्स तो हमने भी डिस्कस भी कर लिए, क्योंकि देखें ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है. इसमें हमने कई ग्राउंड्स जो हैं वो यूएस कॉर्पस जूरम सेकेंडम से भी लिए हैं, ब्रिटिश जो कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी हमने ग्राउंड्स लिए हैं इसके अंदर. फिर हमारे ग्राउंड्स हमने A.K. ब्रोही साहब की जो किताब है जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डिस्क्राइब किया है, कंसल्टेशन की डिक्शनरी मीनिंग से लेके कंसल्टेशन के लीगल मीनिंग जो मुख्तलिफ कवानीन में कोर्ट्स ने कहें, और ख़ास तौर पे इन जजमेंट्स में कहें कि इन वीज़ा वी द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है. वो बाइंडिंग होता है, आपको पता है आर्टिकल 189 के थ्रू वो बाइंडिंग होता है लोड जुडिशरी. तो ये हमारे ग्राउंड से. फिर आर्टिकल 8 के टच स्टोन पे हमने कहा है कि आर्टिकल 8 प्रोवाइड करता है कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में, और हमने ये भी ग्राउंड लिए हैं जजमेंट्स में आर्टिकल 203 की वायलेशन में, आर्टिकल 175(3) की वायलेशन में, आर्टिकल 4 की वायलेशन में, आर्टिकल 9 की वायलेशन में, राइट टू लाइफ. तो ये सब हमने ग्राउंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स लिए हैं. फिर हमने ग्राउंड्स लिए कि इसमें हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, ये जो हमारी डेमोक्रेटिक
एक हमारा जो जार्गन बना हुआ है, उस डेमोक्रेसी को चलाने का तरीका क्या है? उसका तरीका है कि 3 ऑर्गन्स है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर की क्या प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्ट्रिन क्या है। ये कोई रिटन लॉ तो नहीं है, ये एक डॉक्ट्रिन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरप्रेट किया जाता है। फिर इन अदालतों ने इन जजमेंट्स में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ लिविंग ट्री जो ग्रो हो रहा है, उसे फोटोसिंथेसिस भी चाहिए, उसकी रूट्स भी, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। कोई भी एस्पेक्ट वीक होता है तो डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी। तो ये सारे हमने उसके अंदर ग्राउंड्स लिए, और हमने डिस्क्रिमिनेशन का भी ग्राउंड लिया कि दूसरे तमाम कवानीन में तो ये लिखा हुआ है 2 कवानीन के लिए आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बाकी कवानीन में चीफ जस्टिस कर रहा है। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का लॉ हैज़ टू बी अप्लाइड ऑन एवरीथिंग, कि कोई भी जहाँ पे भी अप्लाई होगा तो कोई रीजनेबल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कि बाकी ट्राइब्यूनल्स में तो आपने चीफ जस्टिस को पावर दी हुई है, 2 में आपने गवर्नमेंट को दे दी, क्यों? और वो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जहाँ स्टेट खुद एक पार्टी है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ग्राउंड ये है कि हमारा अब पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं। बड़े एक अजीब सी सिचुएशन, 1997 का फेडरल लॉ मौजूद है, एंटी नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट मौजूद है, वो भी फील्ड में, प्रोविंस ऑफ सिंध ने अपना भी बना दिया है। अब 2 कवानीन इन फील्ड है। उस कानून में तो लिखा हुआ आज तक कि कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस से चलेगा, अपॉइंटमेंट होगा। इस कानून में अब इन्होंने अमेंड कर दिया लास्ट सितंबर में कि आपने प्रोविंस कर सकता है अमेंडमेंट। ये भी एक डिबेट है कि एक ही सब्जेक्ट पे 2 कवानीन, क्या ज़रूरत है उसकी? अगर फेडरल लॉ बना हुआ है तो प्रोविंशियल लॉ बनाने की क्या ज़रूरत है उसके अंदर? ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट है कि लोगों को अब मर्जी है कि एक्स काटेगा FIR या वाई काटेगा। एक सिस्टम पे एक पर्पस के लिए एक ही अदालत होनी चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन की, उसमें सज़ा का तरीका फ़र्क है, इसमें फ़र्क है। उसमें बेल नहीं दी हुई थी, उसमें तरीका डिफरेंट दिया हुआ है बेल का। तो ये सब भी उसके अंदर हमने रेस किए हैं कि 2 कवानीन आप अपॉइंटमेंट के कैसे हो सकते हैं ऑफ अ सेम पर्पस जज। तो ये मोटी मोटी चीदा बातें। फिर कंसेंसस की इंटरप्रिटेशन क्या है, फिर कंसल्टेशन की इंटरप्रिटेशन क्या है, फिर इन जजमेंट्स के अंदर क्या उसको कैसे कवर किया और कोर्ट्स ने इंटरप्रेट किया। क्योंकि देखें, इंटरप्रिटेशन की पावर कानून की सिर्फ जुडिशरी के पास है, वो एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो 4 लफ्ज़ लिखे होते हैं ना, वो 4 लफ्ज़ नहीं होते, उसकी बड़ी डिटेल स्टडी करनी पड़ती है कि कंट्रोल क्यों वर्ड लिखा हुआ है। और आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि रिडंडेंसी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी वर्ड। आर्टिकल 203 में लिख देते ना कुछ गवर्नमेंट का रोल, नहीं लिखा हुआ, अमेंड नहीं हुआ आज तक। उसमें कंट्रोल सुपरविजन एक्सक्लूसिवली इज विद द हाई कोर्ट। तो उसके टच स्टोन पे इसको इंटरप्रेट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ उसके टच स्टोन पे ये तमाम ट्रांसग्रेशंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव मे दे बी इन गुड फेड और मेलाफाइड, हमें तो लगता है मेलाफाइड ही है, वरना उन्हें क्या ज़रूरत है कानून में चेंज की, वो भी क्रिमिनल लीगल सिस्टम के अंदर, जहाँ लोगों को तंग भी कर सकते हैं, सजाएं भी दे सकते हैं। आपको पता है पहले ही लोग काफ़ी सिस्टम से तंग आए हुए, चीज़ों से तंग आए हुए, द वे चीज़ें चल रही, ख़ासतौर पे सूबा सिंध में लोग खुश तो नहीं है कि जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं उनको अगर दिख रही। तो ये अब जुडिशरी में भी होना शुरू हो जाएगा। फिर लोगों की ATA का एक्ट सेक्शन लगेगा। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में किसी की FIR कटी तो फैसला ही नहीं हो रहा, पता चले 6-6 महीने 8-8 महीने बेल का, फिर क्या होगा? एग्जैक्टली अच्छा सर, अभी इन्होंने आई थिंक कि जैसे पहले एक जज होता था, अब उन्होंने आई थिंक पैनल का एक सिस्टम लाया है कि 3 मेंबर्स उसको पैनल में सुनेंगे। तो इस पे भी आपको इशू है? ये कौन से लॉ में आया है पैनल? आई थिंक दोनों लॉज में। नहीं, उसमें आया ये, मैं करेक्ट कर दूं थोड़ा सा हमाद आपको, कि उसमें आया ये कि गवर्नमेंट ने 3 नाम फ्लोट कर रहे हैं, उनकी कंसेंसस लेनी है। अच्छा, इट्स नॉट द पैनल हु आर गोइंग टू लिसन द केस? नहीं, डिपार्टमेंट उन्होंने 3 नाम फ्लोट करने, उनमें से कंसेंसस लेनी है, स्टेप ऐड कर दिया, हाई कोर्ट का रोल कम कर दिया, गवर्नमेंट का रोल ऐड कर दिया, यानी कि अपॉइंटमेंट की पावर भी गवर्नमेंट की है और नॉमिनेट करने की पावर भी गवर्नमेंट की है, और कंसेंसस का रोल सिर्फ कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब देखें चीफ जस्टिस के पास कितना प्रेशर होगा कि उसे तो जजेस अदालतों में देने हैं। Exactly. और कानून ये कह रहा है आपकी कंसेंसस है। कल को प्रेशर डाले सर 20 जजेस अपॉइंट करने और वो 3 टॉम डिक एंड हैरी के नाम भेज देते हैं, वो तो सोचेगा यार करने भी हैं, चलो यार इन 3 में से ये बेहतर है, इसको कर दो।
ना होने से होना अच्छा। किसी ना किसी लेवल पे तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा, इफ नॉट 100%, मैं कहता हूँ 50% भी हो रहा हो। जैसे रिसेंटली लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जजेस क्यों ना हो, मैं कहता हूँ पहले भी आर्टिकल 200 में प्रोविजन था ट्रांसफर का, लेकिन अब क्या कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है। अब कोई इंडिपेंडेंट माइंडेड जज अगर सख्त फैसला कर रहा होगा किसी ताकतवर शख्सियत या इंस्टीट्यूट के खिलाफ या किसी लॉ के ऊपर या किसी पोजीशन के ऊपर अपनी ले रहा होगा, कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके जहन में चलेगा, यार कहीं इतना सख्त मैं ना लिख दूं कि कोई नाराज हो जाए, कल को मुझे ट्रांसफर ना कर देंगे। हो गई कॉम्प्रोमाइज ट्रांसफर, हो गई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज, किसी लेवल पे उसको कुछ कहा नहीं, बैक ऑफ द माइंड उसके चल रहा होगा, यार ये कहीं मुझे ट्रांसफर तो नहीं कर देंगे। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह ओरिजिनली भुट्टो साहब ने दिया था और उनकी पार्लियामेंट में दिया था, उसका पर्पज़ ये था कि जुडिशरी को बिला खौफ, बिला रियायत, बिला किसी इन्फ्लुएंस के इंसाफ करें जी, जाएं फैसले करें। यह अलग बात है भुट्टो के साथ साहब के साथ खुद भी क्या हुआ, लेकिन आप देखें उसमें भी डिसेंटिंग जजेस थे, उसमें भी जजेस बेंच छोड़ के गए। लेकिन अब बिल्कुल ही एग्जीक्यूटिव के अंडर कर देंगे आप अपॉइंटमेंट्स और ये चीज़ें, तो वो डिसेंटिंग नोट्स भी हिस्ट्री में आप नहीं पढ़ेंगे। जस्टिस दुराब पटेल जैसे थे, आपको ये डिसेंटिंग नोट्स फिर नहीं देखेंगे। एग्जैक्टली अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा। आपकी एक पिछली 26वीं 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ एक मुहिम रही है, मैनिफेस्टो भी आपका रहा है, आपने इलेक्शन भी इसी मैनिफेस्टो के साथ लड़ा है, और जो पिटिशन है वो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे चल रही है। सो आप कैसे अपेयर हो रहे हैं जिस चीज़ के आप अगेंस्ट हैं, जिस चीज़ को आप समझते हैं कि ये कोई आईनी कानूनी चीज़ ही नहीं है, आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम भी कहते हैं, तो आप उन्हीं अदालतों के सामने अपेयर कैसे हो रहे हैं? देखें हमाद, अदालतें नहीं हैं, ये जजेस हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये कहीं नए अपॉइंट होके नहीं आए, ये जजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही अपॉइंट हुए हैं। और सारे तो 26वीं 27वीं में अपॉइंट हुए हुए जजेस नहीं है ना, उसके अलावा भी जजेस हैं। बेंचेस तो वही है ना। देखें बेंचेस सिर्फ सूबा सिंध में तोहफा मिला है, आपको पता है आर्टिकल 207 है और उसका 6 है और 7 है मेरे ख्याल से, अभी हम देख लेंगे किताब में, फिर लोगों को लिख के भी आप उसमें दे दीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन पास किया जाएगा सूबों में, जो सूबा इसको अडॉप्ट करना चाहता है। तो माशाल्लाह हमारा सूबा सिंध ही है सिर्फ जिसने इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया, बाकी सूबों ने उसको अडॉप्ट, उनको इस हद तक शर्म आती, उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें नहीं बताई। और कुछ बातें मैं अभी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है उस पर भी हम कोई पिटिशन्स फाइल कर रहे हों, तो वो चीज़ें हम आइंदा के लिए छोड़ेंगे। जब हम कोई कर देंगे काम तो फिर उसको क्लेम करेंगे। तो देखें, अब अगर आपकी बात को देखा जाए तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ही वहाँ जा रहे हैं, जो पुराने फाइल हुए हैं वो भी इधर जा रहे हैं। तो क्या हम अपीयर होना छोड़ दें? हम क्या पैरवी करना लोगों की छोड़ दें? अगर उन्होंने मैं प्रोफेशनली इंगेज किया, और हम अपीयर तो हाई कोर्ट के जजेस के सामने हो रहे हैं ना, हम किसी और जज के सामने तो नहीं हो रहे हैं। और देखें, कानून जब तक सेट असाइड नहीं होता है तब तक वो कानून इनफील्ड रहता है, कानून के खिलाफ तो स्टे भी नहीं होता है आमतौर पे, आपको पता है, ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन तो नहीं है ना। तो देखिए हमारी जंग तो है और हम ना उससे पीछे हट रहे हैं। आप देख लें, हिस्ब इख्तलाफ को स्कोप नहीं मिल रहा था, हमने चाहे वो CM KP के आए, आपने देखा CM सिंध ने मिलने से मना कर दिया बुला के, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बुला के मना कर दिया, हैदराबाद बार ने रिफ्यूज़ कर दिया, कई और इदारों ने रिक्यूज़ कर दिया मिलने से और एंटरटेन करने से। हमने बुलाया अपनी बारों में, हमने इंडिपेंडेंस का मुजाहरा किया, क्योंकि अब तो हालात ही हो गए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को उन्होंने छोड़ के सबक सीख गए ना 2007 से, अब वो इंडिपेंडेंस ऑफ बार के ऊपर काम कर रहे हैं। कि इसीलिए देखिए ये 3 बड़ी बार्स का जिनका मैंने जिक्र किया, इलेक्शंस नहीं हो रहे, उन्हें पता है यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो स्टेट हार्ड है, स्टेट हार्ड नहीं, स्टेट सॉफ्ट होनी चाहिए। आपकी इमेज और आपकी मोहब्बत लोगों की इतनी हो कि आपको जताना ना पड़े। जब आपको बोलना पड़ गया, जताना पड़ गया, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। जब आपकी लोगों से अपनी उनसियत और मोहब्बत हो, लोग खुद जाके जुड़ रहे हो आपसे, ताकत आपकी वो होती है। तो इसलिए ये अपीयर भी होना है, और ये देखें हम पे फ़र्ज़ भी है।
बहुत आसान था, हम भी लोगों को कहते जीतने के बाद, देखें जी 26वीं 27वीं तो 26वीं 27वीं तो सब जुडस है और हम तो चुप रहेंगे उसके ऊपर, हम बात भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये नहीं किया, हम उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं, हम सेमिनार्स भी कर रहे हैं। हमने दोनों हिस्ब इख्तिलाफ के लोगों को अदालत अपनी बार में जगह दी कि आएँ, लोगों को बताएं कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें, क्या पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है, क्या इस वक्त हम किस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहे हैं पॉलिटिकली। और अफसोस ये होता है कि कई पॉलिटिकल पावर्स हमारी, जो कि जिनसे मुझे उम्मीद थी खड़ी होंगी, वो हिम्मत हार चुकी हैं। लेकिन अवाम हिम्मत नहीं हार रही, काले कोट वाले वकील हिम्मत नहीं हार रहे हैं। हर जगह कुछ लोगों ने बोला कि यार बार्स डिवाइड हुई हुई हैं, कई लोगों को ओपिनियन ये है, दूसरे लोगों को ओपिनियन ये है। मैंने कहा हर दौर में आप जाके अगर सुप्रीम कोर्ट बार का बोर्ड ऑफ ऑनर देखेंगे ना, जब प्रेसिडेंट्स के नाम लिखे हैं, जब हमारे मुनीर मलिक साहब प्रेसिडेंट थे ना, उस वक्त भी इन हाउस चेंज ला के उनको सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंसी से हटा दिया गया था बार की। वो कोई और नहीं थे, हमें से ही कुछ लोग थे ना जिन्होंने किया होगा, जो कंट्रोल हो गए होंगे उस वक्त के आमिर के अंदर। अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपनी लॉयल्टीज़ देते हैं पावरफुल लोगों के साथ। लेकिन हमारी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों के साथ हुई है कि हमें सिखाया गया है हक और सच के साथ खड़े हो, सच बोलो। हम दिल में ही रख लें, मुनासिब नहीं है। हम पे जिम्मेदारी है, लोगों ने हमें वोट दिया इसलिए कि हम बोलें, बात करें, एजिटेट करें, खड़े हों लोगों के हुकूक के लिए, चाहे कारुंजर हो, चाहे वो केनाल्स हों। लोगों का आज क्यों एतमाद है वकीलों पे काले कोट में? हम कहीं जाते हैं, लोग हमें इज्जत की निगाह से देखते हैं। हम आप और हम उम्मीद हैं, ये हम आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, आप इस मुल्क की उम्मीद हैं। और रेवोल्यूशन के लिए आपको 5 करोड़ लोगों को खड़ा नहीं करना होता, चंद ताकतवर लोग खड़े होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। कायद आज़म के लिए हम सुनते थे कि वो अंग्रेज़ी में तकारीर करते थे, बहुत से हिंदुस्तान के अनडिवाइडेड इंडिया के लोग उनकी गुफ्तगू समझते भी नहीं थे, लेकिन उन्हें उन पे एतमाद इतना था, वो कहते थे जो कह रहा है सही कह रहा है। तो आज काले कोट पे लोगों का ये एतमाद है। और देखें, सही बात करते रहें, सही चीज़ करते रहें, असबाब अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, सिचुएशंस अल्लाह की तरफ से बनती है। ये हम पे एक इम्तिहान है। हमें भी कहा जाता है यार इतना क्यों बोल रहे हो, क्या ज़रूरत है, छोड़ो ना यार, अब तो इलेक्शंस हो गए। इलेक्शन वाज नॉट आवर एम। इलेक्शन में हार भी जाता, मेरा एम था कि मैं वो बीज बोऊं जिसका मुझे फ़ख्र है। मैं वो लोगों को सोच दूं कि आप सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं, आप ताकतवर पैसे वाले लोगों के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं, आप पॉलिटिकल एलीट के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं, और आप जीत भी सकते हैं। मेरी होप है कि हमारी बार की रिप्रेजेंटेशन ऐसे लोगों के हाथ में हो इंशाल्लाह, जो खड़े हों, बात कर सकते हो, जो नहीं कि जब जीत के आए तो पता चले कि जी अब ओथ लेने चले गए और ये कर लिया वो कर लिया। हमें भी बहुत लालचें दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ज़ब्त दी है, हिम्मत दी है। और हमारा एम ये नहीं है, हमारा एम है जो कह कर रहे हैं उस पर कायम रहें और उसको डिलीवर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने, अगर आप अलहम शरीफ भी पढ़ें तो उसमें इंसान को हुक्म दिया है, रास्ते पे चलो, सच के हक के रास्ते पे चलो। मंजिल अल्लाह ने देनी है, हमारे और आपके हाथ में नहीं। हमारा काम है सही काम करना। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हमारी जनरेशन से आने वाली वकीलों की, इतने हमसे तगड़े लोग पैदा होंगे, हमसे मुतहर्रिक लोग ज़्यादा पैदा होंगे। मैं वो बीज बोने की कोशिश की है। मुझे आज इस चीज़ का सबसे बड़ा सुकून है कि 2 साल तो किया इलेक्शन कैंपेन, लेकिन लोगों को वो उम्मीद दे दी है कि इंशाल्लाह लोग खड़े होंगे, अपने लिए नहीं। और मज़ा आता है अपने हुकूक के लिए खड़े होने में नहीं, लोगों के हुकूक के लिए, जो आपकी कश्मीर की कमेटी कर रही है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। वेलकम। इट वाज एन अमेजिंग डिस्कशन एंड आई होप कि आपने भी इंजॉय की होगी एंड हमारे व्यूअर्स ने भी इंजॉय की होगी। आपके डिस्कशन में मुझे मज़ा आता है कि सवालात अच्छे होते हैं, खुश करने के लिए नहीं होते, हकीकत को, सच्चाई को आगे लाने के लिए। एग्जैक्टली, हमारा एम भी यही है और हम यही
रखते हैं चैनल की, एटलीस्ट पॉलिसी हमारी यही है कि जब हम यहाँ पे बैठते हैं और सामने गेस्ट बैठता है तो इट इज़ नॉट कि हमारे क्या पर्सनल ओपिनियंस हैं या सामने वाले के क्या है, वी जस्ट क्वेश्चन। शुक्र है आपकी पॉलिसी आप ही बनाते हैं, कोई कहीं से बन के नहीं आती है। एग्जैक्टली, दिस इज द प्लस पॉइंट। सो थैंक यू सो मच, एंड व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट है, अगर पॉडकास्ट अच्छी लगी इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।